कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 2 ये मोहब्बत है। एपिसोड 8। रुद्र की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के सामने रुकी, जिसे देखते ही माहिरा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, लो आ गए हम अपने ससुराल। तैयार रहिएगा जान, हमें एक नए रूप में देखना को। हमने भी आपके जबान से ना कहलवाया कि आपको भी मोहब्बत है। तो माहिरा मीरा वीर प्रताप सिंघानिया नहीं। बेशक से आप जुबान से कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो हमें भी पता है आपको हमारी नादानियां ही पसंद है। वेल, अब देखना यह है कि आपको ये सीरियस, संस्कारी, आज्ञाकारी माहिरा कैसी लगती है। सोचते हुए माहिरा गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन सिया और रुद्र अभी भी गाड़ी के अंदर थे। माहिरा को खुद में मस्त आगे बढ़ते देख सिया ने पलके उठाकर रुद्र को देखा, जो रिव्यू मिरर से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। उसने सारी हिम्मत जुटाकर नजरें इधर उधर करते हुए कहा, पको बुरा लगा का क्या? हम आगे बैठ गए थे। हम सच में बैठना नहीं चाहती थे, लेकिन वो माहिरा ने हमें बैठा दिया। आई एम सॉरी। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत करिए। हम आगे से कभी नहीं बैठेंगे। वी आगे से का क्या मतलब है? आगे से यहाँ तुम्हारी बहन यानी मेरी वाइफ यहाँ बैठेगी। रुद्र ने सिया के चेहरे पर नजर जमाए ही बोला। उसके इस बात पर सिया के दिल में टिस महसूस हुई, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो फीकेपन से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, हमें समझ नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, वहां बैठने का हक आपकी वाइफ का ही है। सिया आगे वाली सीट की तरफ देखते हुए बोली। अब उससे 1 मिनट भी वहां बैठा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई। रुद्र भी उसे तीखी नजरों से देखते हुए बाहर आया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब तक माहिरा दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर आए। लिविंग रूम में बैठी मीरा और आरोही की नजर जैसे ही तीनों पर पड़ी, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। माहिरा को देख आरोही गले लगाते हुए बोली, कैसा है हमारा बच्चा? आंटी हम एकदम ठीक है, आप अपना बताइए। हम भी एकदम ठीक है। आओ बैठो। रुद्र बेटा आप भी बैठिए, आरोही ने कहा और पास खड़ी सर्वेंट को स्नैक्स वगैरह लाने को बोल दिया। सिया तो फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। उसने कॉलेज से निकलते ही आरोही के पास मैसेज कर दिया था कि वो माहिरा के साथ शॉपिंग पर जा रही है। थोड़ी देर बाद शिवाय और वीर के साथ राजवीर और कबीर भी आ गए। डिनर भी रेडी हो चुका था। निधि और प्रिया के साथ सिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। रूही तो रुद्र के बगल में बैठ उसने आज जो शॉपिंग की उन सब के बारे में डिटेल में उसे बताए जा रही थी। तभी ऊपर से देव और शौर्य नीचे आए। शौर्य की नजर जैसे ही माहिरा पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए देव को देख बोला, भाई ये पियक्कड़ भी आई है क्या? देव ने शौर्य की नजरों का पीछा किया तो उसे माहिरा को देखते देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर शौर्य को देखा कि शौर्य अपने दांत दिखाते हुए आगे बढ़ गया। देव को सामने देखते ही माहिरा ने कुछ देर उसे देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली, जिसे देखते ही देव की भौहें तन गई। आज ये बोलकानो इतना शांत क्यों है? वैसे तो इसे शांत करवाना मुश्किल होता था, और आज ये खुद ही शांत है।
ओह, मैं भूल कैसे गया। तो मैडम ने उस दिन जो कहा था वो आजमा रही है। मुझे तो लगा था अब तक भूल गई होगी। वेल, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ ये कब तक ऐसे रहती है। देव बड़बड़ाते हुए रुद्र के बगल में बैठ गया। उसने जब अपने बगल में रुद्र को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसका ध्यान माहिरा की तरफ होने की वजह से उसने ये देखा ही नहीं कि वो कहाँ बैठ रहा है। वहीं रुद्र ने भी नजरें घुमाकर देव को देखा। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे कि तभी रुद्र ने अपनी नजरें फेर ली, जिसे देखते ही देव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ लोगों को अकड़ रहता है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। देव अब सामने वीर और शिवाय को बातों में मशगूल देख धीमी आवाज में बोला। बेशक उसने ये बात धीरे कही थी, लेकिन रुद्र के कानों तक अच्छी तरह से पहुंच चुकी थी। हो सकता है कि वो इंसान खुद सामने वाले के साथ टिकना ही ना चाहता हो। टिकने के लिए हिम्मत और जज्बा दोनों चाहिए। हिम्मत और जज्बा दोनों होने के बाद भी कुछ लोग सामने वाले के मुंह ही नहीं लगना चाहते। रुद्र ने जैसे ही ये कहा देव की आंखें छोटी हो गई। उसने नजर घुमा रुद्र को देखा, तभी रुद्र ने भी उसी टाइम देव की तरफ नजर घुमाई। एक बार फिर दोनों शिद्दत से एक दूसरे को घूर रहे थे। आरोही की आवाज सुनते ही दोनों ने नजरें फेर ली और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त हंसी ठिठोली के साथ सभी खाने का लुफ्त उठा रहे थे। निर्वी तो रुद्र के बगल में बैठ उसे शादी में उससे क्या क्या नेक चाहिए उसकी लिस्ट बता रही थी। इधर माहिरा चुपचाप एकदम शांत अपने खाने पर फोकस कर रही थी। उसके बगल में बैठी माहिरा उसे ऐसे देख बोली, क्या हुआ बेटा, आप इतना चुप चुप सी क्यों है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली आंटी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि किसी को हमारा ज्यादा बोलना अच्छा ना लगता हो तो बस हम। अरे ये कौन सी बात हुई भला, बच्चियां ही तो घर की रौनक होती है, उनके बोलने से ही तो घर चहकता है। आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप मस्ती मजाक करती हुई ही अच्छी लगती है, ऐसे गुमसुम सी नहीं। आरोही की बात सुन माहिरा ने पलके उठाकर सामने देखा, जहां देव बिना किसी भाव के खाना खा रहा था। देव को अच्छी तरह से पता था कि ये सब कुछ माहिरा ने उसे ही सुनाने के लिए कहा है, और अभी उसकी नजरों का ताप भी वो खुद पर बखूबी महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने पलके उठा माहिरा की तरफ नहीं देखा, जिसे देखते ही माहिरा का मुंह बन गया। उसने अब नजर घुमा वीर को देखा, जो इशारों में ही उसे रिलैक्स होने को कह रहा था। माहिरा नाक सिकोड़ते हुए अब वीर को घूरने लगी। बाप बेटी की जुगलबंदी देख शिवाय, जो देव के बगल में बैठा था, उसे हंसी आ गई। शिवाय के इस तरह हंसने से डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग उसे नासमझी से देखने लगे। आरोही अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, ये क्या बात हुई? हमने तो कुछ कहा भी नहीं जिसपे आप इतना हंस रहे हैं। जाना। सॉरी, एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया था। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर हंसता हूँ और नहीं तो क्या? जाना, ये गलत है। मैं तो तुम्हारी बातों पर कभी नहीं हंसता। वो तो तुम जब छोटे बच्चों के जैसे मुंह बनाती हो तो हंसी आ जाती है, और तुम्हारा वो प्यार सा चेहरा देख मुझे तुम पर टूट के प्यार आने लगता है। बस यही बात है सच्ची। शिवाय की बात सुनते ही माहिरा ने जोर से सीटी बजाई, जिसे सुन देव उसे तीखी नजरी से घूरने लगा।
लेकिन बाकी सब की तो हंसी छूट गई। आरोही का चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था, जिसे देख निधि शरारती मुस्कान के साथ, क्या बात है जानमन, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारे चेहरे पर रंगत वैसे ही आती है जैसे 20 साल पहले थी। हमारे नंदोई जी अभी भी उतना ही प्यार करते हैं क्या? अब तो आरोही का जो हाल था उससे तो कुछ बोला ही नहीं रहा था। बच्चों के सामने ऐसी बातें सुन वो शर्म से गड़ी जा रही थी कि तभी शिवाय भी एक शरारती स्माइल के साथ, जाना को मैं कितना प्यार करता हूँ ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा है। लेकिन कबीर यार, तू निधि का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता ना, देख तो उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं और ये तो पहले से और भी पतली लग रही है ना राजवीर? प्रिया तुम बताओ, क्या ये पतली नहीं लग रही है? जीजू मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। प्रिया अपनी हंसी दबाते हुए बोली। वहीं निधि तो अब आंखें तरेड़ते हुए कबीर को देख रही थी, जिसे देख कबीर समझ गया था कि शिवाय ने आज उसकी अच्छी खासी बैंड बजवाई है। आज तो पक्का उसे कमरे से बाहर ही सोना पड़ेगा। कबीर ने बड़ी ही मासूमियत से निधि को देख बोला। निधि ऐसा कुछ नहीं है, ये शिवाय मस्ती कर रहा है। तुम मुझे मत बताओ कौन मस्ती कर रहा है कौन नहीं, सब समझती हूँ, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम चलो कमरे में, बताती हूँ तुम्हें फिर। उसकी धमकी से कबीर का गला सूख गया। उसने अब शिवाय की तरफ देखा। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब रात में मुझे सोफे पर सोना पड़ेगा, तुझे श्राप लगेगी मेरी। जैसे मेरी मासूम बीवी को भड़काता है ना, वैसे ही तेरी बहू आए और गुड़िया को भड़काए ताकि तुझे भी सोफे का सुख प्राप्त हो सके। शिवाय की नजर झट से माहिरा पर गई, जो देव को चोरी छुपे देख रही थी। साले कबीर, तूने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? ये लड़की तो पहले से ही इतनी डेंजर है और अब तो तेरा श्राप भी इस पर असर करेगा। थोड़ी देर बाद सिंघनियाज घर के लिए निकल रहे थे। मीरा रूही के गालों को प्यार से छूते हुए बोली, बस 2 दिन और बेटा, उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना है। अपना ख्याल रखना। जी ऑन्टी। अब तो रुद्र भी मेरे ख्याल रखने वाले लिस्ट में आ गया है ना रुद्र? अन हाँ ठीक है, अब चले मॉम। रुद्र मीरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, जिसे देख मीरा सभी को देख मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उनके जाते ही शिवाय और आरोही भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सिया सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आई। पीछे से निर्वी भी उछलते हुए आ गई। सिया दी, आज मैं आपके पास सो जाऊं? नीरू, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। ओके, लेकिन जल्दी आइएगा, मुझे अकेले डर लगता है। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और साइड टेबल पर रखे बुक्स लेकर बालकनी में चली गई। एक इधर वीर की गाड़ी सिंघनिया मेंशन के पोर्च में आकर रुकी। मीरा और वीर गाड़ी से बाहर निकल मेंशन के अंदर चले गए। पीछे से रुद्र और माहिरा भी अंदर आए। रुद्र सीधा अपने कमरे में आ गया। उसके दिल और दिमाग में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई थी। उसके दिमाग के साथ साथ दिल में भी इस वक्त सिया छाई हुई थी। उसके आंखों के सामने उस ब्लैक कलर के लहंगे में सिमटी सिया नजर आ रही थी। फ्रेश होने के बाद वो सीधा बेड पर उल्टा लेट गया। आंख बंद करते ही सिया का चेहरा नजर आ रहा था। दिल के हाथों
मजबूर उसने मोबाइल में सिया कई खिंची हुई फोटो देखने लगा। क्यों मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में ही सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और से प्यार करती हो। ये गलत है। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना मेरे लिए रूही से शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इधर रूही अपने कमरे में बेड पर लेटे निशा से बात कर रही थी। निशा, तुम एंगेजमेंट तो आओगी ही, फिर देखना मेरा फिसे कितना स्मार्ट है। वैसे भी मेरे फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शादी के बाद भी अपने कैरियर पर ध्यान दूंगी। रूही यार, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वैसे वो जो तुमने डायरेक्टर से बात की थी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। ओके चलो, अब मैं सोने जा रही हूँ, बाय। रूही तो कॉल कट कर आराम से सो गई, लेकिन उसकी बात सुन उधर निशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उस लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? अब ये मुस्कान आगे आने वाली सभी के जिंदगी में कौन सा जहर घोलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह रघुवंशी मेंशन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि रूही और रुद्र के एंगेजमेंट में अब सिर्फ एक दिन रह गया था। शिखा जी और अशोक जी भी लंदन से वापस आ चुके थे। शिवाय और राजवीर कबीर ने तो ऑफिस का काम शादी होने तक घर से करने का डिसाइड कर लिया था। प्रिया ने भी कुछ दिन का लिव एप्लीकेशन डाल दिया था। कुल मिलाकर सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। चहल पहल सिंघनिया मेंशन में भी कुछ कम नहीं था। मीरा ने आरव और अनीशा के साथ साथ अर्जुन और सपना जी को भी आज ही आने का एक प्यारी से धमकी दे डाली थी, जिसकी वजह से अनीशा ने शाम तक आने को कह दिया। मीरा ने रुद्र के कमरे के कर्टन से लेकर उसके कमरे में रखे वास सब बदलवा दिए थे। आखिर उसकी बहू जो आने वाली थी, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में भी कभी इतनी खुशियां आएंगी। अगर उसने उस दिन इतनी हिम्मत ना की होती उस जगह से निकलने के लिए, तो शायद आज पता नहीं उसकी हालत कैसी होती। वो दरिंदे तो उसे अब तक नोच कर खा चुके होते। ये सोचते ही वो कांप गई। चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई। सांसें गहरी होती जा रही थी। वीर जो अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गया था, उसने मीरा को ऐसे देखा तो भागते हुए उसने तुरंत उसे अपने बाहों में भर लिया। बीवी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, डॉट पैनिक। मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ मत सोचो, सब ठीक है। कल रुद्र का एंगेजमेंट होने जा रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम एक पत्नी और एक मोम से एक सास बनने जा रही हो। वैसे तुम्हें देखकर ना मुझे तो यही लगता है तुम बहुत ही खड़ूस सास बनोगी। मीरा जो वीर के सीने से लगते ही बेहतर महसूस कर रही थी, वीर की बात सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपना चेहरा ऊपर कर वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम खड़ूस सास बनेंगे? अरे इसमें लगने वाली कौन सी बात है? देखो, जैसे तुम मुझे अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराती हो, वैसे उसे भी तो डराओगी ना। वीर जी, आप ना बहुत बुरे हैं, हम आपको डराते थोड़ी ना है। वो तो जब आप हमें परेशान करते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अपनी मासूम सी बीवी को एक बार फिर मुंह बनाते देख वीर को उस पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। वो मीरा को कमर से थाम बेड की तरफ लेकर आते हुए बोला,
बीवी वो सब हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल अभी मुझे मेरी बीवी को प्यार करने का मन हो गया है। वीर जी आप पागल हो गए हैं, तुमने कर दिया है बीवी। वीर जी, वीर जी ये आपके ऑफिस जाने का टाइम है। अब ऑफिस जाने का मेरा मूड नहीं। वीर जी सुनिए तो, मीरा वीर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। लेकिन वीर को जैसे कुछ सुनने ही ना दे रहा हो। वो तो मीरा के नेक से लेकर कॉलस बोन तक अपने लबों की छाप छोड़ने में बिजी था। अब अपने वीर जी को रोकने की मीरा की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। आखिरकार उसने भी वीर के बालों में उंगलियां चलाना शुरू कर दिया। इधर आरव रोज की तरह हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी अनीशा वहां आई। आरव, आरव हमारा बेटा। अनु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और रूहंश को क्या हुआ? आरव अनीशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम परेशानी भरे लहजे में बोला। अनीशा अपनी भरी आंखों से, आरव हमारा बेटा रूही, रूही से प्यार करता है। रूही से? ओ गॉड, वही रूही ना जिसकी शादी रुद्र से हो रही है। हाँ आरव, रूहांश न जाने कब से उससे प्यार करता है। वो तो हमें कभी बताता भी नहीं। अगर कल मैंने उसके फोन में उसकी अनगिनत तस्वीरें न देखी होती। आरव आपका बेटा एकदम आप पर गया है। आप भी अपनी फीलिंग्स छिपाने में माहिर थे और अब आपका बेटा भी। अनु प्लीज रोना बंद करो। देखो रूहांश तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कैसे चुप हो जाए आरव? आप ही बताइए ना, आपने तो अपने प्यार को उस राक्षस से बचाने के लिए शादी कर ली थी। लेकिन रूही की जिससे शादी हो रही है वो लड़का तो बहुत ही अच्छा है। अगर रूहांश हमारा बेटा है तो रुद्र तो हमारा दूसरा बेटा है ना। और एक बेटे के दामन में खुशियां और दूसरे के दामन में आंसू, ये कैसे हम देख पाएंगे? आपसे किसने कहा मम्मा कि आपके बेटे के दामन में आंसू आएंगे? ये आवाज सुनते ही आरव और अनीशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रूहांश खड़ा था। रूहांश ने आगे आ दोनों के हाथ पकड़ उन्हें बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल बैठ आरव और अनीशा का एक एक हाथ अपने हाथ में पकड़ उन्हें होठों से लगाते हुए बोला, ये आपने गलत कहा मम्मा। आप दोनों के होते हुए कभी मेरे दामन में आंसू आ सकते हैं क्या? अनीशा नजर आरव दोनों ने एक साथ ना में सिर हिलाया, जिसे देखते ही रूहांश मुस्कुरा उठा। तो बस मम्मा, आप खुद सोचिए कि रुद्र मेरा भाई है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और अगर बात रही प्यार की तो ये प्यार बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है मम्मा। इसे हम जबरदस्ती ना किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी से छीन सकते। ये आप भी अच्छी तरह से जानती है मम्मा। शायद मेरी किस्मत में कोई और होगा, इसीलिए अब मेरे बारे में सोचना छोड़िए और रुद्र की खुशियों में शामिल होइए। मामी ने कितने प्यार से आप सबको बुलाया है। आप सब शाम को चलिए, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आ जाऊंगा। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। देखिए मेरे भाई की शादी है और मैं तो खूब सारी मस्ती करने वाला हूँ। आप लोग अपना देख लीजिए। शादी में अगर सैड से फेस लेकर घूमेंगे तो फोटोज भी वैसे ही आएगी। और मम्मा, आपको अपने सभी फोटोज अच्छे से लेने रहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। रूहांश मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसकी बातों से कुछ हद तक अनीशा के दिल को तसल्ली मिल गई थी। तैयारियों में सभी इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें टाइम का कोई होश ही नहीं था। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी। डेकोरेशन का
काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। आरोही ने सभी को डिनर के लिए बुलाया, तब जाकर सभी को ध्यान आया कि रात के 9 बज चुके हैं। दिन भर की भाग दौड़ में सब बुरी तरह से थक चुके थे, इसलिए पहले फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आरोही शिखाजी के प्लेट में राजमा सर्व करते हुए बोली, माँ आप एक बार देख लीजिए कि रुद्र के लिए हमने जो शगुन देने के लिए रखे हैं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। बेटा जब तुमने सब देखा है तो हमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना तो मुझे अपनी बहू पर यकीन है कि वो कोई भी काम पूरे दिल से करती है। बाकी तुम्हारा दिल रखने के लिए हम एक बार जरूर देख लेंगे। माँ आप एक बार देख लीजिएगा। आपको पता है हमने और मिस्टर रघुवंशी ने रुद्र के लिए डायमंड की ब्रेसलेट तैयार करवाई है, साथ में चेन और रिंग तो रहेगा ही। और मिस्टर रघुवंशी ने एक गाड़ी भी बुक कर दी है। अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप बता दीजिए, शादी तक तो सब ही जाएगा। आरोही बेटा तुम्हें और शिवाय को जो ठीक लगे वही करो, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ और पहले डिनर करो, उसके बाद सब काम होगा। कहते हुए शिखाजी ने आरोही का हाथ पकड़ अपने बगल वाले चेयर पर बिठाया, फिर उसके प्लेट में सब्जी निकालने लगी। शिवाय उन दोनों की बॉन्डिंग देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कहाँ कुछ साल पहले शिखाजी ने आरोही को बेइज्जत कर घर से निकाल दिया था, और कहाँ अब शिखाजी आरोही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वहीं आरोही के दिल में भी शिखाजी के लिए अब बची खुची मलाल भी खत्म हो गई थी। निधि की नजर सिया के प्लेट में गई। कुछ देर पहले उसने ही एक चपाती उसके प्लेट में रखी थी, और अब तक उस चपाती का 1/3 हिस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। निधि परेशान होते हुए, आशु क्या हुआ बच्चे, तुम खा क्यों नहीं रही हो? कोई बात है क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम उदास ही रहती हो। मासी ऐसी कोई बात नहीं, वो बस तबीयत ठीक नहीं लग रहा और सिर में हल्का सा दर्द है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो बेटर फील होगा। अच्छा ठीक है, तुम खा लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हारे सिर की चंपी कर दूंगी, देखना 1 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। निधि की बात सुन सिया ने जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सिंघनियाज मैसन में आरव और अनीशा के साथ सपना जी और अर्जुन जी भी आ चुके थे। रूहांश भी ऑफिस से सीधा यही आ गया था। मीरा चहकते हुए अनीशा और सपना जी को रूही के लिए खरीदी गई हर एक साड़ियाँ और ज्वेलरी बड़े ही खुशी से दिखा रही थी। अनीशा रूहांश को खुश देख कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मीरा को ऐसे रूही के लिए उसकी पसंद के कलर की साड़ियाँ रखते देख उसके दिल में एक टिस उठ रही थी कि अगर रूही की शादी रूहांश से होती तो वो भी ऐसे रूही के पसंदीदा कलर के कपड़े सेलेक्ट करती। तभी उसकी नज़र रूहांश पर गई, जो हंसते हुए अश्मी के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके चेहरे पर हंसी देख उसके लब भी फैल गए। जब उसका बेटा दिल में दर्द लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी उसका साथ देना चाहिए। वैसे भी भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, मन ही मन सोचते हुए अनीशा अब खुशी खुशी मीरा का हाथ बटाने लगी। दिन भर के थके होने की वजह से सभी डिनर के बाद सोने चले गए। सुबह तो वैसे ही जल्दी उठना था। अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह लेटे रुद्र की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो एक टक पिलो से टिक कर रखे अपने मोबाइल को देख रहा था।
जिसपे सिया की वही ब्लैक लहंगे में खूबसूरत सी फोटो शो हो रही थी। उसने अपने दिल को कितनी बार समझाया कि ये फोटो डिलीट कर दे, लेकिन उंगलियां डिलीट वाले ऑप्शन पर जाते ही कांप उठती। आखिर दिल के हाथों मजबूर उसने डिसाइड किया कि शादी होने के बाद वो ये फोटो डिलीट कर देगा। सिया नीचे आंख बंद कर बैठी थी क्योंकि उसके सिर पर निधि आयल से चंपी कर रही थी। दोनों ही इस वक्त खामोश थे कि इस खामोशी को तोड़ते हुए निधि बोली, सिया तुम्हें पता है, तुम जब छोटी थी तो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी। तुमने पूरे दिन में कितनी सारी मस्ती की, स्कूल में कितने दोस्त बनाए, सब तुम्हारे हंसते मुस्कुराते चेहरे पर तो मेरी और जाने मन की हर खुशियां कुर्बान थी। लेकिन आज देखो, तुम शायद इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें अब लगता है कि हम तुम्हारे आंखों में छिपी ये उदासी नहीं देख पाएंगे। मासी, ये आप क्या कह रही है? वही बेटा जो सच है। तुम कुछ छिपा रही हो ना हम सबसे। सिया बच्चे, तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो हम मिलकर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। निधि ने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिया तो नम आंखों से उसे देखती ही रह गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे कुछ ना बोलते देख निधि उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? इतना सुनते ही सिया के आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर बह गए, जिसे देखते ही निधि उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या ये सच है सिया? सिया तुरंत निधि के गले लग गई। निधि ने भी बिना कुछ और पूछे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। निधि के सवालों के जवाब देने के बजाय सिया उसके गले लग गई, जिसे देख निधि ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सिया कुछ तो बोलो बच्चा। मासी, आप कितना सोचती हैं, और एक बात, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम किसी से भी प्यार नहीं करते। वो तो बस रिया हमसे नाराज है, तो बस उसी की वजह से हम ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि उसे कैसे मनाएं। सिया निधि से अलग हो उसके गाल को दोनों हाथों से पकड़ हल्का सा खींचते हुए एक लंबी सी मुस्कुराहट लिए बोली। उसकी बात सुन निधि ने पहले तो उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखा, फिर उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, तुम सच कह रही हो ना बेटा? देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें जानेमन की गोद से अपने गोदी में लिया था ना, तुम्हारी वो मासूम सी आंखें जिससे तुम मुझे हुक्कुर हुक्कुर देख रही थी, देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हारे इन आंखों को प्यार से चूम लिया था, जिसके बाद तुम तो वैसे रो रही थी जैसे तुम्हें मेरा पैसा करना पसंद ही नहीं आया। क्या मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो कुछ याद भी नहीं, तब हम छोटे थे ना। निधि को खुद पर हंसते देख सिया मुँह बनाते हुए बोली, वो हाँ, तब तुम छोटी थी, लेकिन हमारे सवालों के जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। मासी, सच्ची रिदा हमसे नाराज है, बस इसीलिए हम परेशान थे और कोई बात नहीं है। चलो, अब तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। अच्छा, अब जल्दी से सो जाओ, कल कितनी सारी तैयारियां करनी है। जी मासी, गुड नाइट। कमरे से निकल रही निधि को देख सिया ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। निधि के जाते ही सिया ने एक गहरी सांस ली। उसे तो लगा था आज वो निधि के सामने कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल ही लिया। निधि के चंपी करने के बाद
उसका सिर दर्द कुछ कम हुआ जिसकी वजह से सिया बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त। आरोही तो सुबह से ही कभी रूही के ड्रेस से मैचिंग इयरिंग ढूंढ रही थी तो कभी उसके गले का सेट। ये तो एक भी सामान नहीं मिल रहा है। हमें कहा था हमने सोमू और निधि से की सभी एसेसरीज की शॉपिंग अच्छे से कर ले, लेकिन ये लोग तो हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है। हाँ, वो दोनों तो जैसे पड़ोस वाली मिसेज वर्मा की सुनती है ना, जैसा कहती हो सेम टू सेम वैसा ही करती है वो दोनों। और कह रही हो कि तुम्हारी नहीं सुनती मिस्टर रघुवंशी, आप अभी हमें परेशान मत करिए। जाइए यहाँ से बाहर, देखिए केटरिंग वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। जाना, अब अगर ये भी मैं ही देखूंगा तो मेरा मैनेजर क्या करेगा। वैसे भी तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, ये सप्ती मेकअप आर्टिस्ट का काम है ना। शिवाय पीछे से आरोही को अपने आगोश में भरते हुए बोला, जिसे सुनते ही आरोही ने हल्का सा अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए बोली, जरा फिर से कहिए। उसकी गुस्से वाली नजर देखते ही शिवाय बाबू तो हड़बड़ा गए और इसी हड़बड़ाहट में वो पीछे होते हुए जाना मैं क्या कह रहा था कि तुम ही ये सब करो। तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आखिर हमारे बेटी का एंगेजमेंट है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। तुम क्या ढूंढ रही थी, ये देखो यही तो सब सौम्या और निधि ने सेट करके रखा है और तुम हो कि ऐसे ही परेशान हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के साइड में रखे एक बड़े से डब्बे को खोलते हुए शिवाय बोला। आरोही ने उसमें झांक कर देखा तो सच में ईयरिंग से लेकर बैंगल तक सभी रूही के लहंगे से मैचिंग करते हुए उसमें रखा गया था। इधर रूही ने अपने कमरे में बेड पर लेटे ही सुबह सुबह सार्थ के पास कॉल लगा दिया था। रुद्र, जिसे मीरा ने आज ऑफिस जाने के लिए कल ही मना कर दिया था, वो आज देर तक सो रहा था। फोन की आवाज सुनते ही भी इरिटेट हो गया। उसने कान पर तकिया लागया और दूसरी तरफ चेहरा घुमा कर सो गया। लेकिन उसका मोबाइल एक बार फिर रिंग हुआ, जिसे सुनते ही उसने चिढ़ते हुए साइड टेबल पर रखा फोन बिना देखे कान से लगा लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर हस्बैंड। रूही के इतना कहते ही रुद्र की आंखें एक झटके से खुल गई। उसने मोबाइल कान से हटाया और स्क्रीन पर चमकते रूही का नाम देख उसके जबड़े कस गए। रूही, तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? सुबह सुबह से क्या मतलब है रुद्र? आज हमारा एंगेजमेंट है और 6 दिन बाद हमारी शादी, तो मैं तो तुम्हें किसी भी समय कॉल कर सकती हूँ। बसॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बताओ, कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या? खुद को रिलैक्स करते हुए रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रूही पिलो से खेलते हुए डॉट 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 रुद्र, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? आई मीन अब तक हम दोस्त थे और आज के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा। रूही प्लीज, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो तो क्या हम बाद में बात करें? वो क्या है ना, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल मीटिंग अटेंड करनी है। श्योर, तुम मीटिंग अटेंड कर लो, हम शाम को आराम से बात करते हैं। इतना कहकर रूही ने कॉल कट कर दिया। तब जाकर कहीं रुद्र के बेचैन दिल को कुछ तसल्ली मिली, वरना पता नहीं क्यों वो जब भी रूही से बात करता उसे अजीब सी घबराहट और बेचैनी महसूस होती। ऐसा लगता जैसे उसके साथ वो गलत कर रहा है। एक तो सिया उसके दिल
और दिमाग से जा ही नहीं रही थी, उस पर भी रूही से उसने झूठ बोल दिया कि उसे मीटिंग अटेंड करना है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। कभी झूठ ना बोलने वाला आज झूठ भी बोल गया। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वो वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा हो भीगने लगा।